अधीश से सभी की बहुत उम्मीदें थीं, खास तौर पर गुरु सूर्यभान को। लेकिन अभी अभी गुरु पारसदेव ने भी एक उम्मीद उससे बांध ली थी। क्या अधीश इन दोनों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या गुरु सूर्यभान की इच्छा अनुसार वो कभी चौथी श्रेणी का मांत्रिक बन सकेगा? अधीश ने मोकरा औषधि की 2 बोतलें एक साथ पी ली थी और अगले 10-12 दिनों तक वो अपने पलंग पर सोया रहा। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो वो बहुत अधिक तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। इस औषधि का प्रभाव कमाल का है, अधीश ने सोचा और कमरे से बाहर निकल आया। वहां से वो सीधा ललिता और विशाखा के कमरे की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि अब लगभग 1.5 महीना होने को आया है तो शायद वे दोनों वापस आ गई हों। लेकिन वो गलत था। वे दोनों अब तक नहीं लौटी थीं। अब अधीश को थोड़ी चिंता हुई। अब तक तो वे अपने घर जाकर भी लौट सकती थी। जरूर कोई अनहोनी घटी है। अधीश का दिमाग तेजी से काम करने लगा। मन ही मन में उसने पूरी योजना तैयार कर ली थी और सबसे पहले उसने साधन भवन जाकर मोकरा औषधि के लिए जड़ी बूटियां खरीदी। इसके बाद वो गुरु सूर्यभान के पास पहुंचा और उनसे कहा, गुरुजी, ललिता और विशाखा अब तक वापस नहीं आई हैं, इसलिए मैं प्रकाशनगर जाने की सोच रहा हूं। गुरु सूर्यभान ने उसे अनुमति देते हुए कहा, ठीक है अधीश, जाओ और अपना ध्यान रखना। गुरु सूर्यभान खुद उसके साथ यात्रा भवन तक आए। अभी अधीश को लौटे 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो एक बार फिर मंदार छोड़कर जा रहा था। मंदार के बाहर अधीश का इंतजार कर रहे मांत्रिक बम्मन ने अब तक अपने रहने का ठीक ठाक इंतजाम कर लिया था। आखिर वो एक 7वीं श्रेणी का मांत्रिक था और उसे इस काम में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा वो इस एकांत में रहकर अपनी शक्तियां बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा कर नहीं सका, क्योंकि उसकी उम्मीद के विपरीत अधीश जल्दी लौट आया था। फिर वो चाहकर भी अधीश के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके दिमाग में चलने वाले एक एक विचार की खबर अधीश तक पहले ही पहुंच जाती थी। अधीश जब मंदार के बाहर आया तो दूर से बम्मन ने उसे देख लिया। अधीश ने आवाज लगाई, मांत्रिक बम्मन। बम्मन झट से अपनी झोपड़ी से बाहर आ गया और झुककर अधीश को प्रणाम किया। महाशय, आप जल्दी वापस आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने जल्दी वापस आ जाएंगे। अधीश बोला, हाँ, मुझे भी अचानक ही बाहर आना पड़ा, वरना शायद 1.5 साल बाद ही निकलना होता। खैर, इस बीच में तुम्हारे लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं कर सका, लेकिन अभी हम जहां जा रहे हैं वहां तुम कुछ दिनों तक रह सकते हो और अपनी शक्तियों को वापस पाने की कोशिश कर सकते हो। जाहिर सी बात थी कि अधीश बम्मन को अपने दास या सहायक के रूप में मंदार में प्रवेश नहीं दिला सकता था। उसे एक सहायक रखने की अनुमति थी और वो पहले ही ललिता को अपनी सहायक नियुक्त कर चुका था। मांत्रिक बम्मन खुश हो गया और उसने जल्दी से पूछा, हम कहां जा रहे हैं? प्रकाशनगर। अधीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों पवन दीप्ति का सहारा लेकर वहां से चल पड़े। नीले आकाश में सफेद पंछियों के झुंड उड़ रहे थे और भव्य आकाश में चमकीले रंग बिखरे हुए थे। नदी के किनारे पर हरियाली थी और खिले हुए फूल वसंत के आने का संकेत दे रहे थे। वहीं मांत्रिक बम्मन और अधीश आकर रुके। बम्मन ने पूछा, मांत्रिक अधीश, क्या ये प्रकाशनगर है? अधीश ने सामने उस जानी पहचानी नदी की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, ये प्रकाशनगर है, चलो अंदर जाएं। अधीश ध्यान से अपने चारों ओर एक एक चीज को देख रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन सड़कों पर पिछली बार की तुलना में अधिक लोग दिखाई दे रहे थे। अधीश सीधा विश्वा के महल की ओर चल पड़ा। वहां तक पहुंचने में उसे बहुत अधिक समय नहीं लगा, लेकिन महल पहले की तुलना में अधिक भव्य लग रहा था। लगता था कि विश्वा जी ने महल और बगीचे में कुछ बदलाव करवाए हैं। बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसके आसपास अनेक पहरेदार खड़े हुए थे। अधीश आगे बढ़ा तो उसकी नजर संकेत चिन्हों पर पड़ी। वो ठिठक गया। महल संकेत चिन्ह बनाकर सुरक्षित किया गया है। सब कुछ ठीक है ना? कहीं मेरे जाने के बाद कोई दुर्घटना तो नहीं घटी? इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था ने अधीश को चिंता में डाल दिया था। अधीश उलझन में था।
संकेत चिन्हों का इतना बड़ा घेरा यहाँ किसने बनाया होगा? उसका ध्यान ललिता और विशाखा की ओर गया, लेकिन वे दोनों ही साधारण श्रेणी की मांत्रिक थीं। वे इतना मुश्किल काम नहीं कर सकती थीं। भले ही इस बीच उन दोनों ने कितना भी गहन अध्ययन किया हो, लेकिन यह कार्य फिर भी असंभव था। यह संभावना खारिज हो चुकी थी। फिर ये किसने किया होगा? अधीश सोच रहा था। इसके अलावा प्रकाश नगर एक छोटा सा नगर था। किसी बड़े मांत्रिक का यहां आना भी मुश्किल था। यहां तक कि मंदार के छात्र मांत्रिक भी यहां नहीं आते थे। मांत्रिक बम्मन, जो अधीश के पीछे चल रहा था, ने धीरे से पूछा, मांत्रिक अधीश, ये घेरा तो एक चेतावनी देने का कार्य करता है। जैसे ही हम इसके करीब पहुंचेंगे, अंदर के लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे तुरंत तोड़ दूं? बाहरी लोगों के सामने अधीश ने मांत्रिक बम्मन को उसे मांत्रिक अधीश कहने को ही कहा था, लेकिन इस समय अधीश ने उसे घूर कर देखा और कहा, यह मेरा घर है बम्मन, और यह घेरा निश्चय ही इसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसका कारण क्या है। इसके बाद अधीश और मांत्रिक बम्मन एक साथ भीतर जाने लगे। महल के बाहर विशाल बगीचे में जगह जगह पर सुंदर और आरामदायक आसन बनाए गए थे। इन्हीं आरामदायक कुर्सियों पर दो मांत्रिक अधलेटे से बैठे हुए थे, एक पुरुष और एक महिला। उनकी शक्ल सूरत काफी अजीब थी। पूरे शरीर पर गोदने गुदवा रखे थे, कान में बड़े बड़े कुंडल और नाक में बालियां पहन रखी थीं। उनकी पोशाकें भी अजीब ढंग की थीं और उनकी दृष्टि काफी भयानक थी। बूढ़ा पुरुष मांत्रिक कुछ कमजोर दिखाई देता था। उसने अपने हाथों से सुरा का एक प्याला पकड़ रखा था। सुरा पीते हुए महिला से बोला, इस तरह के दिन वास्तव में सुखद होते हैं। महिला अजीब ढंग से हंसती हुई बोली, बूढ़ी बदसूरत सन की बूढ़े, मुझे पता है कि ये सब बहुत सुखद है, लेकिन अगर हम 8वें राजकुमार द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर पाए तो हम मारे जाएंगे। उसके बगल में बदसूरत महिला मांत्रिक, जो एक चुड़ैल की तरह दिख रही थी, उसने बूढ़े से उपहास किया और हंसते हुए अपने पीले दांत दिखाए, जो और अधिक बदसूरत और घृणित दिखाई दे रहे थे। पुरुष ने जवाब दिया, बूढ़ी चुड़ैल, तुम भी ये कहने की हिम्मत करती हो कि मैं बदसूरत हूं? भले ही मैं बदसूरत हूं, फिर भी तुमसे तो बेहतर हूं। जरा देखो इस महल में कौन है जो मेरी एक नजर पड़ते ही कांपने नहीं लगता। ये कहकर बूढ़े पुरुष मांत्रिक ने चारों ओर नजर घुमाई और सच में आसपास खड़े पहरेदार और नौकर थोड़े दूर हट गए। महिला मांत्रिक कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक शांत आकाश में रोशनी की एक लहर दिखाई दी। दोनों मांत्रिकों के भाव थोड़े बदल गए। पुरुष ने कहा, किसी ने महल में प्रवेश किया है। महिला बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है। पहले उन्हें पकड़ें और बाद में चर्चा करें। अब तुम देखो मेरा कमाल। दोनों मांत्रिकों ने एक दूसरे को देखा और उत्साह से भरे बाहर की ओर चल पड़े। अधीश और मांत्रिक बम्मन चुपके से पहरेदारों के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और पहरेदारों की नजरों से बचकर सीधे अंदर आ गए। पवन दीप्ति के साथ उनकी तेजी कई गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा अधीश अपने भ्रम जाल में किसी को भी आसानी से फंसा सकता था। सिर्फ मजबूत दिमागी शक्ति वाला व्यक्ति ही उसके भ्रामक प्रकाश मंत्र से बच सकता था। बम्मन चौकन्ना था, चारों ओर उसका ध्यान था। चलते चलते वो ठहर गए। मांत्रिक अधीश, कोई आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमें खोज लिया गया है। मांत्रिक बम्मन को पता था कि वे संकेत चिन्हों का घेरा बनाने वाले मांत्रिक को मूर्ख नहीं बना सकते। अधीश जहां था वहीं थम गया। उसे भी आहट सुनाई दी थी। अचानक कोई गरजा, हिमनिपात। आसमान अचानक काला हो गया और बर्फ के बड़े बड़े गोले आसमान से गिरने लगे। हालांकि अधीश और बम्मन दोनों के ही पास काफी मजबूत रक्षा चोगे थे और वे बर्फ के गोले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन इतनी बर्फ के कारण वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए और दोनों वृद्ध मांत्रिक आकर उनके सामने खड़े हो गए। बूढ़ा बोला, कौन हो तुम दोनों? जानते नहीं ये महल 8वें राजकुमार की सुरक्षा में है। वे दोनों अधीश को घूर रहे थे। अधीश ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और आसमान से गिरते एक बर्फ के गोले को अपने हाथ में पकड़ लिया और जमीन पर जोर से पटक कर तोड़ दिया। अधीश की हरकत से बूढ़ा तिल मिला गया और चीख कर बोला, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। ये एक संकेत घेरा है, इसकी तुलना में तीसरे स्तर का मांत्रिक भी कुछ नहीं है।
इतना कहकर उसने एक बार फिर हाथ ऊपर किया, लेकिन अधीश ने उससे पहले ही फुर्ती से अपनी रक्षा का बंदोबस्त कर लिया। पृथ्वी शरण। ठीक उसी समय बुजुर्ग महिला मांत्रिक ने एक ज्वाला मंत्र पढ़ा, लेकिन आग की उफनती हुई लपटें अधीश के इस नए मंत्र से टकराकर चूर चूर हो गई। बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये रक्षा मंत्र मेरे संकेत चिन्हों के घेरे के सामने नहीं टिक सकेगा। अधीश ने बातों में समय गंवाए बिना अपना ज्वाला मंत्र पढ़ा। ज्वाला सागर। इस मंत्र को अधीश पहले ही प्रज्वल से जोड़ चुका था। यह यूनिक मैजिक सर्कल्स की शक्ति पर निर्भर करता था। हालांकि इस तरह के यूनिक मैजिक सर्कल के बारे में जो उस समय ची 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 चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। पीली ज्वाला ने बर्फ को पिघला दिया। बर्फ पलक झपकते ही जलवाष्प में बदल गया, हवा में फैल गया और दोनों बूढ़े मांत्रिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पुरुष ने कहा, ऐसा लगता है कि इस बार हमारा सामना एक मजबूत शत्रु के साथ हो रहा है। महिला ने हां में सिर हिलाया, जैसे कि ये कोई इशारा हो, और अचानक दोनों ने हवा में एक साथ कई संकेत चिन्ह बनाए। ये चिन्ह तेजी से आकाश में विलीन हो गए। ऐसा लग रहा था कि दोनों मांत्रिक पूरे घेरे की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। उनके शरीर की आभा से पता चलता था कि वे तीसरे स्तर के मांत्रिक हैं, लेकिन अब उनके द्वारा बनाए गए संकेत चिन्हों से पूरा आकाश भर गया था। तभी आकाश की ओर से एक दबी हुई आवाज के साथ लाल ज्वाला का एक विशाल चक्र तेजी से धरती की ओर आने लगा। मांत्रिक बम्मन उससे बचने के लिए मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की कि एक ही बार में पूरे घेरे को तोड़ दे, अधीश ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और स्पंदन की सहायता से एक बार फिर पृथ्वी शरण को सक्रिय कर दिया। ये केवल चौथे स्तर का मंत्र है बम्मन। अधीश ने पीछे हटने की मामूली सी भी कोशिश नहीं की, न ही वो इस अग्नि चक्र से घबराया। उल्टा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने में महिला मांत्रिक ने एक बार फिर हमला कर दिया। एक बहुत बड़ा अग्निपिंड अधीश से जा टकराया और अधीश का पूरा शरीर आग की भयंकर लपटों से घिर गया। इस समय शायद अधीश का पृथ्वी शरण मंत्र भी उसकी रक्षा नहीं कर सका था। उसकी जगह पर आग थी, केवल आग। बम्मन अवाक सा देखता रह गया और अधीश जल रहा था। ये बेवकूफ मांत्रिक तो इतनी आसानी से मारा गया। बूढ़ा मांत्रिक हंस रहा था। महिला मांत्रिक बोली, बेचारा बड़ी हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन मैंने चुटकियों में उसके जीवन का अंत कर दिया। क्या सच में यही अंत था? अधीश के जीवन और मंत्रों के सफर का अंत था, या अब भी कहानी कुछ और होने जा रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।